Assalamu alaikum, dear students. So I'm here to interact the another paper of your CTS Phase 1. This is actually test number 11, and the chapters we are going to discuss in this particular test are EMI and AC. So let us get started with the very first question, and the question is, the flux entering through the ring will be such that R is less than L, less than L. तो बच्चों हमें जो है हमें इसमें flux निकालना है. तो we have to calculate the flux linked with the ring. और अगर मुझे फ्लक्स लिंक्ड विद रिंग निकालना है तो आप सबको पता होना चाहिए दैट फ्लक्स होता है बराबर B इंटू ए, दैट्स मैग्नेटिक फील्ड इंटू एरिया इंटू कॉस ऑफ थीटा. अब मसला यह है कि मैग्नेटिक फील्ड या तो इन होगा या आउट होगा, या तो एरिया वेक्टर के साथ थीटा 0 होगा या तो एरिया वेक्टर के साथ थीटा 180 होगा. कॉस ऑफ 0 भी 1 होता है, कॉस ऑफ 180 -1 होगा. तो या तो फ्लक्स पॉजिटिव आएगा नेगेटिव, फिलहाल ये सारे पॉजिटिव है तो थीटा हम 0 मान के चल सकते हैं. तो मतलब अब यहां मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट कैरिंग कंडक्टर जो प्राइमरी है इसमें चल रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड लिंक होगा इसके साथ. सबसे पहली फुर्सत में आप देखिए करंट ऐसे कर्ल ऑफ फिंगर्स गिव्स करंट, तो इस रीजन में जो मैग्नेटिक फील्ड वो इनवर्ट्स है और वो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, एरिया इन्वॉल्वड है. फ्लक्स हो गया बराबर बी ए कॉस थीटा, थीटा मैंने आपको समझाया या तो 0 या तो 180 कॉस 0, 1 कॉस 180 इज -1. तो मैग्नेटिक फ्लक्स इज बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट स्क्वायर लूप मल्टीप्लाइड बाय एरिया ऑफ द रिंग. तो अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड पता चला स्क्वायर लूप का, एरिया ऑफ द रिंग हम सब जानते हैं पाई आर स्क्वायर के हिसाब से हम कैलकुलेट कर सकते हैं. तो अब मैग्नेटिक फील्ड स्क्वायर लूप का बच्चों एक शॉर्टकट है. मैग्नेटिक फील्ड जब भी आपका जो एन साइडेड पॉलीगन हो, जैसे 4 साइडेड पॉलीगन है, इसका जो फॉर्मूला होता है दैट्स एन म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल, दिस द शॉर्टकट, साइन ऑफ पाई बाय एन मल्टीप्लाइड बाय टैन ऑफ पाई बाय एन. इससे आपको जल्दी में मिल जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड. आपको 4 कंडक्टर्स को लेकर नहीं चलना पड़ेगा. जैसे मैग्नेटिक फील्ड हो गया बराबर, इसमें 4 साइड्स है तो n इज नंबर ऑफ साइड्स दैट्स 4, इट्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय पाई एल इज द लेंथ ऑफ द साइड. साइन ऑफ पाई बाय एन, तो साइन ऑफ पाई इज 180, 180 बाय 4 इज 45, तो साइन ऑफ 45 टैन ऑफ 45, क्योंकि पाई बाय एन इज अगेन 45. मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सेकेंडरी हो गया बराबर 4 म्यू नॉट आई बाई पाई एल. साइन ऑफ 45 होता है 1 बाई रूट 2, टैन ऑफ 45 होता है 1. तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बना 4 म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय इट इज रूट 2 पाई एल. सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड. अब ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमें एरिया के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो फ्लक्स लिंक्ड इज 4 टाइम्स म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय रूट 2 पाई एल मल्टीप्लाइड बाय एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर, क्योंकि इस रिंग का एरिया जो है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है. तो यहां पे पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, पाई और पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, और अगर पाई और पाई कैंसिल आउट हुआ तो आंसर होना चाहिए आपका, मैं यहां पे लिखूं 4 टाइम्स म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट 2 एल. तो ऐसा कोई ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए हम इसको रैशनलाइजेशन करते हैं. इसने रैशनलाइजेशन की होगी, रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों और रूट 2 से डिवाइड. रूट टू 2 होता है और 2 2 होता है 4, तो खत्म. मैग्नेटिक फ्लक्स इज 2 रूट 2 म्यू नॉट आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय L is the answer of this question. So 2 root 2 mu naught I, 2 root 2 mu naught I R square, 2 root 2 mu naught I R square divided by L, which is nothing but option number 3. बिल्कुल एक आसान क्वेश्चन है, आराम से किया जा सकता है, बट दिस इज द मास्टर ट्रिक. ये अगर आपको पता है तो आपका वक्त बच जाएगा इन जैसे लूप्स के लिए जो एन साइडेड पॉलीगन्स है, उनमें मैग्नेटिक फील्ड निकालने का ये सबसे अच्छा एक तरीका है. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द करंट इन द सर्कुलर लूप एट बी एंड डी इज सच दैट द लूप इज एंटरिंग द कंस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड. देख लो मैग्नेटिक फील्ड कंस्टेंट है, इसका स्ट्रेंथ कंस्टेंट है, बट लूप अंदर जा रहा है और फिर चलते जा रहा है और फिर बाहर जा रहा है. हमें बोलना है ए और डी के वक्त उसका मैग्नेटिक फील्ड. कहानी यह है बच्चों कि ए मतलब जब ये अंदर जा रहा है तो हमें बी और डी के वक्त इसमें हमें बोलना है करंट का डायरेक्शन क्या होगा. तो अगर यहां ये रिंग अंदर जा रहा है और वहां बाहर आ रहा है, तो जब ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स चेंज होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है, बट एरिया जो है पहले बढ़ रहा है, पहले कोई एरिया इन्वॉल्वड नहीं था, फिर जब एरिया अंदर जाना स्टार्ट होगा तो उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा. मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगा फिर यहाँ कांस्टेंट हो जाएगा. यहाँ कांस्टेंट होगा तो यहाँ फ्लक्स चेंज नहीं होगा, यहाँ ईएमएफ नहीं होगा. तो यहाँ ईएमएफ नहीं होगा तो यहाँ करंट 0 है. बाय द वे सी उसने पूछा ही. अब यहां से बाहर जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इसके साथ अब कम होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि एरिया जितना जितना बाहर जाएगा उतना एरिया इन्वॉल्वड जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा. तो बच्चों पहले जब ये अंदर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो फ्लक्स होता है बराबर बी ए. अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ेगा, मतलब चेंज होगा. फ्लक्स चेंज होगा तो फैराडे कहता है ईएमएफ आएगा. ईएमएफ होगा बराबर रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स. किस रेट पे फ्लक्स चेंज होगा, मतलब इसमें ईएमएफ आएगा, क्योंकि क्लोज्ड सर्किट है तो इसमें करंट भी चलेगी.
अब लेंस कहता है द डायरेक्शन ऑफ द ईएमएफ इन्वॉल्व्ड और द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज सच दैट इट विल अपोज द काज विच प्रोड्यूसेस इट। तो जब ये अंदर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना काज है, तो जो इसमें करंट इंड्यूस डेवलप होगी वो एंटी क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। सर व्हाई? क्योंकि जब एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस्ड करंट चलेगी तो उसका मैग्नेटिक फील्ड, देखिए ये है कर्ल, दिस इज करंट एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड्स। तो रीजन था अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, बढ़ता हुआ मैग्नेटिक फील्ड, तो ये इंड्यूस्ड करंट ऐसे लाएगा कि अपना मैग्नेटिक फील्ड ऐसा डेवलप करेगा कि वो घटाएगा। तो ये होना चाहिए सेंस ऑफ करंट। यहां पे जब यहां जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, मैग्नेटिक फील्ड घट रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है, ईएमएफ आएगा। बट इंड्यूस्ड करंट ऐसा है जो अपोज करेगा काज, तो यहां क्लॉकवाइज करंट चलना चाहिए। सर वाई क्लॉकवाइज क्यों चलेगा? क्योंकि जब क्लॉकवाइज करंट चलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स, तो ये बढ़ाने की कोशिश करेगा, तो यहां घटने की रीजन है घटना मैग्नेटिक फील्ड का, और यहां बढ़ाएगा। यहां मैग्नेटिक फील्ड का घटना रीजन है, बढ़ना रीजन है, तो यहां घटाएगा। इसलिए यहां इंड्यूस्ड करंट जो होगी वो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी, यहां जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगी। अगर आप ये सेंस ऑफ करंट देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज है, अगर ये सेंस ऑफ करंट देखो क्लॉकवाइज, तो ए पे एंटी क्लॉकवाइज और बी पे क्लॉकवाइज। थर्ड इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। होप आपको समझ आया होगा। सो इट नीड्स लेंसेज लॉ, आपको लेंसेज लॉ समझ आया होना चाहिए अच्छे से, आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। आपको ये पता होना चाहिए दैट इफेक्ट ऑलवेज अपोजेस द काज व्हिच प्रोड्यूसेस इट। तो यहां वही है, बढ़ रहा है तो घटाएगा, घट रहा है तो बढ़ाएगा, तो मतलब न जीने दूंगा न मरने दूंगा, ऐसी सिचुएशन हो जाती है सर्किट्स की। द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कॉइल बी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर इज, तो कॉइल बी को देखना है, ए को नहीं देखना है। ऑब्जर्वर यहां है और ऑब्जर्वर देख रहा है, तो कॉइल यहां पे और ऑब्जर्वर यहां, तो ऑब्जर्वर कॉइल को देख रहा है और उसको क्या दिखेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। तो बच्चों मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल की तरफ, अगर मैग्नेट मूव कर रहा है कॉइल की तरफ तो यहां मैग्नेटिक फील्ड लिंक होना बढ़ जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड जो है नॉर्थ पोल का ऐसा मैग्नेटिक फील्ड होता है आउटवर्ड्स। तो जैसे जैसे आगे जाएगा उतना मैग्नेटिक फील्ड जो है इसके साथ लिंक्ड ज्यादा हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ चेंज होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, ईएमएफ डेवलप होगा, क्लोज्ड सर्किट में करंट चलेगी। अब वो करंट ऐसी होगी कि अपोज करेगी काज को। काज क्या है? नॉर्थ पोल का नजदीक आना है। नॉर्थ पोल का नजदीक आना है तो ये कॉइल अपने फेस को नॉर्थ पोल बनाएगी, इंड्यूस्ड करंट नॉर्थ पोल बनाएगा इस फेस को, सो दैट नॉर्थ पोल को रिपल करे। इसलिए आपको पता होना चाहिए नियमोनिक ये है कि अगर आप एक लूप में एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे देखोगे तो एंटी क्लॉकवाइज ऐसे एंटी क्लॉकवाइज करंट, तो वो फेस जिस फेस को आप देख रहे हो वो नॉर्थ पोल होगा, तो ये नॉर्थ पोल है, तो द करंट शुड बी एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए यहां जो करंट चलनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस की, तो इंड्यूस्ड करंट होनी जो चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस की होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो एंटी क्लॉकवाइज सेंस की है तो उस फेस को नॉर्थ पोल, तो ऑब्जर्वर जिस फेस को देख रहा है वो नॉर्थ पोल बनना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ पोल नजदीक जा रहा है, नॉर्थ पोल को रिपल करेगा। तो दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इसी तरह अगर साउथ पोल आगे जाता तो हम क्या करते? इस फेस को साउथ पोल बनाते, तो उस सेंस में आपकी करंट जो है वो क्लॉकवाइज चलनी चाहिए। अगर करंट क्लॉकवाइज है तो वो फेस साउथ पोल बिहेव करेगा, साउथ पोल को रिपल करेगा। तो यहां नॉर्थ पोल का नजदीक जाना रीजन है, इसीलिए आपको जो इफेक्ट मिलेगा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट है, क्योंकि एंटी क्लॉकवाइज करंट मींस दैट फेस विल बिहेव एज नॉर्थ पोल एंड दैट इट विल रिपेल द जो इनकमिंग फेस है एंड व्हिच इज नथिंग बट नॉर्थ पोल। होप आपको समझ आया होगा एंटी क्लॉकवाइज द डायरेक्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ कंडक्टिंग रिंग ऑफ रेडियस r इज प्लेस्ड परपेंडिकुलरली इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। तो रेडियस जो है रिंग का वो r है, और जो मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है बच्चों दैट्स b0 प्लस at, where b0 is a constant and b0 and a are constants, b0 और a are positive constants। emf induced is, देखो यार emf induced हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, हम सब जानते हैं, और रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के हिसाब से d by dt ऑफ phi होता है b इंटू एरिया। चूंकि रेडियस रिंग का है तो आराम से आ जाएगा, इट इज d by dt ऑफ, इट इज b आपको दिया है फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज b0 प्लस a इंटू टी, और मल्टीप्लाइड बाय हो गया आपका एरिया हो गया बराबर पाई आर स्क्वायर। तो हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ और मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है। तो बच्चों पाई आर स्क्वायर इज कांस्टेंट, इट विल कम आउट, पाई आर स्क्वायर इज अ कांस्टेंट, एरिया इज कांस्टेंट। तो यहां पे अगर डिफरेंशिएशन होगी तो वो होगी b0 प्लस a और t, सो इट इज at। तो बच्चों यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ कांस्टेंट जीरो, डिफरेंशिएशन ऑफ दिस a जो है बाहर आएगा, तो a जो बाहर आएगा तो पाई आर स्क्वायर a बाहर आएगा डिफरेंशिएशन से, क्योंकि b0 का डिफरेंशिएशन खत्म, dt by dt हो गया 1। सो पाई आर स्क्वायर a शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर a शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, पाई आर स्क्वायर a इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये नहीं है पाई आर स्क्वायर a, ये नहीं है पाई आर स्क्वायर, ये नहीं है। अब माइनस वही कि सर मैग्नेटिक फील्ड
रिंग के इन द डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर है कि अपोजिट, तो थीटा अगर 0 है तो कॉस ऑफ 0 1 तो पॉजिटिव आता, अगर अपोजिट है तो थीटा 180 कॉस 180 इज माइनस, तो माइनस और प्लस आपको थीटा पे डिटरमाइन होगा। तो यहाँ पे हमें मैग्नीट्यूड चाहिए, मैग्नीट्यूड से हमारा काम जो है क्लियर हो जाता है। सो सेकंड इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट लाइक दिस। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो इस रेट पे सो मतलब आर नॉट इज गिवन मीटर पर सेकेंड, तो मतलब ये अगर आप देखोगे ये आपका लेंथ बाय जो है लेंथ बाय टाइम है, ठीक है, इट्स लेंथ बाय टाइम। तो अगर आप देखोगे दिस इज लेंथ बाय सॉरी लेंथ 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 बाय टाइम, यस सेकंड, लेंथ बाय टाइम इस रेट पे चेंज हो रहा है। इफ एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द लूप इज आर, किसी इंस्टेंट पे रेडियस अगर आर है तो हमें बोलो ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द लूप विल बी, देख लो अगेन ईएमएफ इज रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, और फिर ये हो गया बराबर डी बाई डी टी ऑफ बी ए, इट इज बी। अब बच्चों आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसमें कांस्टेंट दिया गया है, रेडियस चेंज हो रहा है, तो इस वक्त मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगा और ये डी बाई डी टी ऑफ पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चों ईएमएफ हो जाएगा बराबर बी, पाई बाहर आएगा, डिफरेंशिएशन ऑफ आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टी, तो 2r हो गया, बट इसकी इंटरनल डिफरेंशिएशन इस वजह से होगी क्योंकि यहाँ वेरिएबल्स डिफरेंट, ये आर है ये टी है, तो इंटरनल डिफरेंशिएशन होना जो है वो ताई है। अब कहानी ये है कि डी आर बाई डी टी, देख लीजिए डी आर बाई डी टी हो गया लेंथ बाई टाइम एंड दैट इज गिवन एज आर नॉट, तो ये आर नॉट दिया गया है, तो ई एम एफ इज इक्वल बी पाई 2r एंड आर नॉट, सो दिस शुड बी द आंसर। अब आप मिला के देख लीजिए, ट्वाइस ऑफ दैट इज ट्वाइस ऑफ बी पाई, अगर आप इसको अरेंज करोगे तो ये बनेगा ट्वाइस ऑफ बी पाई आर नॉट शुड बी द आंसर। प्लस माइनस का आपको चिंता लेने की जरूरत नहीं है, प्लस माइनस आपको सिर्फ दिखाता है कि क्या है, सो ट्वाइस ऑफ बी पाई आर नॉट, सो दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। और इसे हमें क्लियर हो गया बच्चों कि यहाँ पे माइनस और प्लस थीटा का मैसेज आपको प्रोवाइड करता है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में क्या अपोजिट डायरेक्शन में। होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका ये है, अ कॉइल ऑफ इंडक्टेंस एल, आपको इंडक्टेंस दी है 30 मिली हेनरी, मिली हेनरी होता है बराबर 30 इंटू 10⁻³ हेनरी, एंड रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल इज 2 ओम and is connected to a voltage source of 2 volt. So what is the question? We have to calculate the current reaches half of its steady value in. तो करंट हाफ ऑफ इट्स स्टडी वैल्यू, मतलब फाइनल जो वैल्यू पे कब करंट पहुंचेगी, स्टडी वैल्यू हो गया जब ये सैचुरेट हो जाएगा, दैट इज व्हाट यू मीन बाय द स्टडी वैल्यू। तो इसमें जो ये है आपका ये एलआर सर्किट है, वी कॉल दिस एज सच सर्किट्स एज एलआर सर्किट्स, और जब आपके एलआर सर्किट हो तो ग्रोथ ऑफ करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन I इज इक्वल आई नॉट इनटू 1 माइनस e raised power t by tau. This is the formula where tau is L by R. It's called as time constant of LR circuit. तो आपका I जो है वो I नॉट है, और ये हो गया बराबर 1 माइनस e by t, t is tau, tau is L by R, तो L by R यहाँ आ जाएगा। तो बच्चों अब आपका करंट जो है वो हाफ ऑफ इट स्टडी वैल्यू, स्टडी वैल्यू हो गया I नॉट, तो I जो है वो I नॉट बाई 2 हो गया इज इक्वल I नॉट, ये हुआ 1 माइनस e, ये हो गया टी आर डिवाइडेड बाई एल। तो बच्चों आई नॉट कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, ई टी आर डिवाइडेड बाई एल इज इक्वल, जब ये इधर आएगा तो 1 माइनस 1/2 हो गया बच्चों 1/2। अप्लाइंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो लॉग ये नीचे आ जाएगा टी आर बाई एल, लॉग ऑफ दिस पर्टिकुलर पोर्शन जो है ये बन जाएगा log of 2, ठीक है। तो आपने जो है इसमें log दोनों साइड यूज किया, सो यू कैन गो बाई दिस थिंग। तो अब आपको t चाहिए, तो टाइम हो गया बराबर L बाई आर इंटू लॉग ऑफ 2, L भी दिया है और R भी दिया है, t हो गया बराबर L है बराबर 30 मिली हेनरी, 30 इंटू 10⁻³ R उसने प्रोवाइड किया आपको, R है आपका 2 ओम, और log of 2 होता है बराबर 0.693। सॉल्व दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, यू विल गेट द आंसर। प्रोबेबली इसका आंसर जो है मैं देखता हूँ इसका आंसर क्या है, विल चेक द की फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, व्हाट इज द आंसर। तो इसका आंसर जो है बच्चों इट इज़ क्वेश्चन नंबर 6 एंड इट्स आंसर इज 0.1 सेकेंड्स। तो इसका आंसर जो है बिल्कुल 0.1 सेकेंड्स है। सो इसका आंसर जो है वो आप कैलकुलेट करिए मैथमेटिक्स से, बट दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस। दिस इज अ प्योर एग्जांपल ऑफ एन एलआर सर्किट जिसमें आपका ग्रोथ ऑफ करंट इज डिटरमाइंड बाय दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इन एन एसी सर्किट द करंट इज एक्सप्रेस्ड एज लाइक दिस। तो आपका करंट का इक्वेशन प्रोवाइडेड है, इट इज 100 and then it is sine of 200 pi t. So this is the equation for current. In this circuit current rises from 0 to peak value in time. तो current 0 से peak value जो है कितने टाइम में जाएगा। तो बच्चों चूंकि ये साइन ग्राफ है, तो साइन ग्राफ में अगर आप देखेंगे साइन इक्वेशन है, साइन फंक्शन है, तो अगर आप देखोगे यहाँ तक जो टाइम लगता है दैट्स t, ये जो टाइम होता है दैट्स t/2, और 0 से पीक वैल्यू मतलब ये, तो ये टाइम होता है t/4।
सो व्हाट इज द क्वेश्चन इज यू हैव टू कैलकुलेट T/4, आपको T/4 निकालना है। T/4 वो टाइम है जिससे आपके करंट 0 से पीक तक चली गई। अब कहानी ये है, अगर आप T निकाल पाए तो T/4 4 जो है आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल आप T निकालो। अब आप T कैसे निकालोगे? T आप इस डाटा से निकालो। अगर आप इसको इक्वेशन को देखोगे तो ये होना चाहिए साइन ऑफ ओमेगा टी। तो ये ओमेगा है, यहाँ पे ये ओमेगा है। तो बच्चों ओमेगा जो है आपका दैट्स 200 पाई। ओमेगा हो गया बच्चों 2 टी इज इक्वल 200 पाई। और अगर आप यहाँ जो है पाई पाई कैंसिल आउट करोगे, टी ऊपर जाएगा तो ये बनेगा टी इज इक्वल टू 1/100। तो टाइम इज 1/100 सेकेंड। बट आपका क्वेश्चन है T/4, तो T/4 हो गया, फिर T/400। तो T/400 या 1/400 सॉरी T/4। तो ये हो गया बच्चों T/4 हो गया, फिर T हो गया 1/100 और अपना जो है वो 4 मल्टीप्लाई हुआ। सो 1/400 सेकेंड शुड बी द आंसर, जिसमें करंट 0 से पीक पे चली जाएगी। तो करंट 0 से पीक पे चली गई एंड आंसर शुड बी 1/400 सेकेंड शुड बी द राइट आंसर। दैट इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होना चाहिए। होप आपको चीजें समझ आ रही है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इज डबल्ड विदाउट चेंज इन द लेंथ ऑफ द कॉइल। अगर नंबर ऑफ टर्न्स को डबल किया जाए लेंथ चेंज किए बिना, द सेल्फ इंडक्टेंस बिकम्स। देखो सेल्फ इंडक्टेंस होता है बराबर μ0n² A/L, μ0n² A/L। दिस इज द फॉर्मूला। μ0 परमेबिलिटी, n हो गया नंबर ऑफ टर्न्स का स्क्वायर, a हो गया एरिया एंड ऑफ क्रॉस सेक्शन, l हो गया लेंथ। अब नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ टर्न्स इज डबल्ड, अगर आप इसको डबल करोगे तो आपका सेल्फ इंडक्टेंस 4 टाइम्स बन जाएगा। तो बिकम्स 4 टाइम्स शुड बी द राइट आंसर। बिकम्स 4 टाइम्स शुड बी द राइट आंसर। दैट इज नथिंग बट फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि आप लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स को चेंज कर रहे हो, बाकी लेंथ बाकी सारी चीजें जो है वो कांस्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, an LCR circuit contains reactance resistance of this at a supply voltage this at 300 radian per second angular frequency। तो LCR circuit है बच्चों, आपका resistance provided है, आपका supply voltage provided है और angular frequency provided है। If only capacitance is removed from the circuit, current lags behind the voltage by 45। ये एक बहुत टिपिकल क्वेश्चन होता है। अगर आप जो है कैपेसिटेंस रिमूव करेंगे तो करंट लैग बिहाइंड ये करेगी। इफ ऑन द अदर हैंड इंडक्टर इज रिमूव्ड, करंट लीड्स बाय दिस और विद अप्लाइड वोल्टेज द आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। बच्चों इस क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो ये है कि अगर आप एलसीआर का फेजर देखेंगे, अगर ये आई है, सो यू नो दैट द वोल्टेज अक्रॉस रजिस्टर फॉलो द करंट, जबकि इंडक्टर जो है वोल्टेज लीड करता है करंट को 90, प्योर केसेस में बोल रहा हूं। और प्योर कैपेसिटर में जो है आपका करंट लीड करता है पोटेंशियल से बाय 90 डिग्री। तो ये 3 प्योर फेजर्स है, प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर, करंट लीड्स, पोटेंशियल लीड्स एंड प्योर कैपेसिटर में आपका जो है आपका कैपेसिटर लीड कर रहा है। इस क्वेश्चन की एक बहुत जबरदस्त कहानी ये है कि चाहे आप इंडक्टर लीड कर रहे हो कैपेसिटर, दोनों केसों में जो फेज डिफरेंस है वो 45 डिग्री आपको प्रोवाइडेड है। सो दिस इज द लीड और लैग वाला एंगल 45 डिग्री। चाहे आपने इंडक्टर इसमें से रिमूव किया तो करंट ने लीड किया इतने से, चाहे आपने कैपेसिटर लीड किया तो इंडक्टर ने ये जो है 45। तो अगर आप देखोगे यहाँ tan ऑफ 45 दोनों केसेस में अगर आप देखोगे तो यहाँ tan ऑफ 45 क्या हो जाएगा, tan ऑफ 45 हो जाएगा यहाँ पे इट इज VL बाई दैट इज VR, VL बाई VR। या अगर आप देखोगे VL हो गया बराबर XL बाई R। तो क्योंकि VL मीन्स अगर आप यहाँ से XL लिखोगे, रेजिस्टेंस यहाँ लिखोगे XC और यहाँ से अपना R आएगा, तो tan ऑफ 45 हो जाएगा बराबर, इस केस में tan ऑफ 45 जो 1 के बराबर होता है वो हो जाएगा बराबर इट्स XL बाय R। ये आपने पढ़ा होना चाहिए, इट्स XL बाय R। तो ये XL जो है वो R के बराबर हो गया 1 इंटू R। और यहां पे अगर आप tan ऑफ 45 देखोगे तो tan ऑफ 45 फिर से 1 हो गया, tan ऑफ 45 फिर से 1 हो गया और ये हो गया XC बाय R। तो ये हो गया XC बाय R और ये हो गया XC जो है इट इज R। मैं चाहता तो सीधे बोलता तो XL इज इक्वल R, XC इज इक्वल R मींस XL इज इक्वल XC। एक्सेल जब XC होता है ये प्योर रेजोनेंस होता है। जब प्योर रेजोनेंस होता है तो सर्किट एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है, क्योंकि एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। और अगर सर्किट एक प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, तो अगर एक सर्किट जो है आपका प्योर रेजिस्टिव की तरह बिहेव करता है, तो मैं देख रहा था ये चल रहा है, तो प्योर रेजिस्टिव की तरह अगर बिहेव कर रहा है तो पावर कंज्यूम्ड जो होता है वो V²/R के बराबर है, क्योंकि ये प्योर रेजिस्टिव की तरह डीसी सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है। अब V² अगर आप देखोगे, V² आपको दिया है दैट्स 220 का स्क्वायर मतलब 220, R जो है वो आपको प्रोवाइडेड है बच्चों दैट्स 110। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे 0 तो ये हो गया 2 एंड ये हो गया बराबर, ये हो गया आपका, हमें पावर निकालना है नहीं आरएमएस करंट। तो चलो ये 440 वाट पावर भी अगर पूछता तो ये होता पावर। फिलहाल पावर हो गया बराबर वोल्टेज इंटू करंट, आपको करंट निकालना है। तो ये हो गया पावर डिवाइडेड बाय दैट इज वोल्टेज।
हमें निकालना है द आरएमएस करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इज। तो पावर जो है, चलो पावर आ गया आपका, पावर आ गया 440 डिवाइडेड बाय वोल्टेज आपका प्रोवाइडेड है 220। तो बच्चों ये जीरो खत्म हो गया, ये हो गया 2 एम्पियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो दिस इज द अप्रोच फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। इट्स अ क्वेश्चन जिसमें आप इसका ख्याल रखिए, अगर एंगल्स बराबर है तो एक्सएल इज इक्वल टू एक्स सी इज इक्वल टू आर। It's a pure resistive circuit. It's a resonance condition. Resonance means pure resistive. It behaves as a DC circuit. So all the formulas of DC circuits are valid in this particular question. उसके बाद आपका next question जो है, an alternating current is given by the equation I is equal to, बहुत important question है, I1 it is sin of omega t, then plus हो गया बराबर I2 it is cos of omega t। RMS वैल्यू, हमें RMS वैल्यू निकालना है, तो ख्याल रखिए हमें RMS वैल्यू निकालना है। बच्चों इस क्वेश्चन का एक कंसेप्ट है, ये बहुत बार मैंने बोला है कि सबसे पहले इस आरएमएस में से इस इक्वेशन को आप स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स करो। तो ये हुआ आई स्क्वायर, अगर ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया तो ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर प्लस ये हो गया 2ab। इट इज ट्वाइस ऑफ I1 साइन ओमेगा टी एंड देन मल्टीप्लाइड बाय कॉस ऑफ। तो मैं एक ही जगह लिखना था यार, थोड़ा सा बेशोर हो गया ये, इसको थोड़ा नीचे लिख देते हैं, ये थोड़ा जो है दूसरी लाइन में चला जाएगा। इट लुक्स बैड देन। तो हम स्क्वायर करते हैं इसको, हम वही गो फॉर द स्क्वायर, इसका मैं स्क्वायर यहाँ करता हूँ, थोड़ा एक ही लाइन में आ जाएगा। तो ये वो आई स्क्वायर, ये हुआ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट्स ए स्क्वायर। बच्चों ये हो गया ए स्क्वायर, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस हो गया ये बी स्क्वायर, ये हो गया आपका बी स्क्वायर प्लस हो गया ये 2ab, ट्वाइस ऑफ I1 I2। It is sin of omega t, it is sin of omega t and then it is cos of omega t। ये हो गया स्क्वायर। तो सबसे पहले आपने स्क्वायर कर दिया इस इक्वेशन का, उसके बाद मीन निकालिए, उसके बाद मीन निकालिए। तो मीन निकालना है, तो मीन मतलब होता है बार, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ, मतलब मैं मीन निकालने जा रहा हूँ, मीन एवरेज। तो ये हो गया आई स्क्वायर बार इज इक्वल, देखो बच्चों साइन स्क्वायर ओमेगा टी कॉस स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज 1/2 होता है। तो अगर ये 1/2 होता है तो ये हो गया I1 स्क्वायर बाई 2, अगर ये भी 1/2 होता है तो ये हो गया I2 स्क्वायर डिवाइड बाई 2, और साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी का एवरेज 0 होता है तो ये खत्म हो गया, ये एवरेज में 0 हो गया। अब आप लास्ट में जो है आप इसको थोड़ा सॉल्व करिए, ये हुआ आई स्क्वायर बार इज इक्वल, तो ये हुआ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई बच्चों 2, तो ये आ गया इसके बराबर। लास्ट में आप इसमें रूट लीजिए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स। तो जब आप रूट दोनों साइड लेंगे तो ये हो जाएगा स्क्वायर एंड रूट कैंसिल, ये सीधे आ जाएगा IRMS जो आपको चाहिए, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, और यहाँ रूट चढ़ जाएगा क्योंकि मैंने दोनों साइड रूट लिया। तो ये हुआ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, ये आंसर होना चाहिए, पहला ही ऑप्शन है। देखो रूट ऑफ I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर आ गया और रूट 2 इसने बाहर निकाला, फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बट बिलीव मी दिस क्वेश्चन इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चंस, IRMS पे ये क्वेश्चंस आ जाते हैं। उसके बाद कंपेयर द ब्राइटनेस ऑफ द बल्ब एट T = इन्फिनिटी, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। T इन्फिनिटी पे हमें बोलो ब्राइटनेस किस बल्ब की ज्यादा होगी, आपको पता होना चाहिए इसमें L है इंडक्टर, तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस होता है बच्चों ओमेगा L। अगर इंडक्टिव रिएक्टेंस ओमेगा L होता है तो ओमेगा होता है बराबर 2π/T एंड देन इट इज L, आपको पता होना चाहिए दिस इज इंडक्टिव रिएक्टेंस। अगर टाइम इन्फिनिटी हो जाता है, अगर टाइम इन्फिनिटी हो जाता है तो ये 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज 0। अगर ये 0 हो गया तो ये एक स्ट्रेट वायर की तरह बिहेव करेगा, ये शॉर्ट हो जाएगा क्योंकि ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड नहीं करता है। XL मींस इंडक्टिव रिएक्टेंस 0, मतलब रेजिस्टेंस प्रोवाइड ना करना, मतलब ये तो शॉर्ट होना होता है। इसका मतलब जो करंट यहाँ से निकलेगी उसका बेस्ट पाथ यही है, तो करंट यहीं से भागेगी। जब करंट यहीं से सारी भागेगी तो इसका करंट बढ़ जाएगा, तो इसका ब्राइटनेस बढ़ जाएगा, और इससे करंट कम हो जाएगी तो इसकी ब्राइटनेस कम होगी। So brightness of bulb 2 is greater than brightness of bulb 1. So 2 is greater than 1 is the right answer of this question. Hope आपको ये समझ आया होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने आपको समझाया कि XL 0 होने का मतलब शॉर्ट होना मतलब सारी करंट वहीं से भागना। जब करंट वहाँ से मैक्सिमम भागेगी तो बच्चों करंट बढ़ने से ब्राइटनेस खुद बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा करंट उतना ज़्यादा ब्राइटनेस। उसके बाद द रेशो ऑफ इनिशियल टू फाइनल करंट थ्रू द बैटरी व्हेन द स्विच इज क्लोज्ड, ये भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हमें इनिशियल टू फाइनल करंट्स का रेशो निकालना है, तो इनिशियल करंट टू द फाइनल करंट का रेशो हमें निकालना। दिस इज माय क्वेश्चन। नाउ हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखिए इनिशियल करंट, इनिशियल हो गया वही, अगर आप इसमें L देखोगे तो XL हो गया ओमेगा L, तो XL इंडक्टिव रिएक्टेंस हो गया 2π/T × L। देखो इनिशियल अगर आप बात करते हो तो इनिशियल मतलब होता है T = 0। अगर T 0 है तो XL हो गया इन्फिनिटी, मतलब इनिशियली ये ओपन हो जाएगा, इन्फिनाइट रेजिस्टेंस। जब ये इनिशियली ओपन हो जाएगा, जब ये इनिशियली ओपन, ये ओपन सर्किट हो गया तो यहां से करंट नहीं जाएगी, करंट सारी जो है वो इस पाथ से बाके यहां आएगी। तो करंट जब आपने स्विच क्लोज किया इनिशियल, तो करंट हो गया इनिशियल, अगर आप देखोगे दैट इज पोटेंशियल, आप इसका E मान लो,
डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, क्योंकि ये सिंगल लूप बना, दोनों सीरीज में रेजिस्टेंसेज है, तो इट्स 2R, इक्वेशन नंबर 1, दिस इज इनिशियल। अब आप फाइनल की बात करो, अगर आप फाइनल की बात करो तो फाइनल मतलब होता है T इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो सैचुरेशन जब होगी, दैट इज व्हाट वी कॉल अ स्टेडी स्टेट, T इज इन्फिनाइट। व्हेन T इज इन्फिनाइट तो इट इज 0, XL 0। अगर XL 0 है तो ये शॉर्ट सर्किट हो गया। अब जब ये शॉर्ट सर्किट हो गया तो अब करंट यहां से भी जाएगी, यहां से भी, दोनों पाथ अवेलेबल है। बट बच्चों जब करंट दोनों पाथ से जाएगी, अब मुझे बोलो ये रजिस्टर यहां वायर बना, ये रजिस्टर पैरेलल में, सो 1/R प्लस 1/R इज 2/R, इट्स R/2। R/2 और R सीरीज में, R/2 और R सीरीज में हो गया 3/2R। सो फाइनल करंट जो होगा वो होगा बराबर पोटेंशियल डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस 3R/2, खत्म, इक्वेशन नंबर 2। सो फाइनल करंट ये हो गया। आपको रेशियो चाहिए, यू जस्ट डिवाइड द टू इक्वेशंस, R यहां कैंसिल आउट हो जाएगा, E यहां कैंसिल आउट होगा, 3 ऊपर जाएगा। सो 3/4 शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, 3/4 शुड बी द आंसर, व्हिच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 2। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट इंडक्टिव रिएक्टेंस आपको पता होने चाहिए। इनिशियल टाइम होता है T इज इक्वल 0, XL जो है वो इन्फिनाइट होता है, और फाइनल टाइम होता है T इज इक्वल टू इन्फिनिटी, और जब फाइनल टाइम T इन्फिनिटी है तो XL जो है वो 0 रिड्यूस होता है। उसके बाद द पीक वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय द इक्वेशन। तो आपके एक अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन से प्रोवाइडेड है, इज 10 वोल्ट। तो पीक वैल्यू जो है वो 10 वोल्ट है, मतलब E0 इज प्रोवाइडेड, E0 जो है वो आपको प्रोवाइडेड है, वो 10 वोल्ट के बराबर। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई जो है वो 50 हर्ट्ज है, ये प्रोवाइडेड है। एट टाइम इक्वल टू 1/600, बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू, तो इंस्टेंटेनियस वैल्यू E हो गया, E0 आपको 10 दिया है, कॉस ऑफ ओमेगा होता है 2π/न्यू, 2π/T इज 2π/न्यू एंड T। तो बच्चों आप यहां पे देख लीजिए, ये हुआ 10, ये हुआ कॉस ऑफ, ये हुआ 2π। फ्रीक्वेंसी आपको दिया है 50 हर्ट्ज, और बच्चों T दिया है 1/600, 1/600। तो ये देखो, ये 100 हुआ, 100 यहां कटा, E हो गया बराबर 10, इट इज कॉस ऑफ, इट इज π/6, π/6 होता है 30, तो ये हो गया 10, कॉस ऑफ 30 हो गया √3/2। तो 5√3 is the instantaneous value of this voltage, 5√3 is the instantaneous value। होप आपको समझ आएगा, बिल्कुल आसान है। सो आई एम चेकिंग कि रिकॉर्ड हो रहा है, ऑडियो इनपुट इज कैप्चर्ड, यस। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, बहुत आसान है, किया जा सकता है, इट्स इन रीच। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, मैंने गलत किया स्लाइड एड की। सो क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो ये है, बहुत आसान क्वेश्चन है। सेमी सर्कुलर लूप, PQ ऑफ रेडियस R इज मूव्ड विद वेलोसिटी V, तो नीचे की तरफ है, इन ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, मतलब परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड एक्शन द फिगर, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड EMF बिटवीन एंड्स ऑफ द लूप इज, हमें इंड्यूस्ड EMF निकालना है। कहानी है बच्चों, इन क्वेश्चंस में हम इसको एक स्ट्रेट वायर बनाते हैं, दैट इज इफेक्टिव, L इफेक्टिव, और ये L इफेक्टिव V से भाग रहा है। अगर L इफेक्टिव V से भाग रहा है तो कहानी ये है कि आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, शॉर्टकट में दे रहा हूं, आपका मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है। पहले आप EMF का मैग्नीट्यूड निकालो, तो EMF का मैग्नीट्यूड हो गया BLV साइन थीटा, लिखने की जरूरत नहीं, थीटा 90 इधर, साइन 90 इज 1। सो B इफेक्टिव लेंथ अगर आप देखोगे दैट्स 2R, क्योंकि यहाँ रेडियस R है तो ये दुगना रेडियस है, तो 2R इंटू V, तो आंसर होना चाहिए 2BRV शुड बी द मैग्नीट्यूड, 2BRV, तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। अब यहां पे पोटेंशियल कौन सा एंड हायर पोटेंशियल पे और कौन सा एंड लोअर पोटेंशियल पे, इसमें ये कहानी है, राइट हैंड पाम रूल, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट्स है, और थंब वेलोसिटी की तरफ है। अगर ऐसा है हाथ आपका, तो पाम जहां की तरफ है वो हायर पोटेंशियल है, और जो ये साइड है लोअर पोटेंशियल है, दिस इज द वे। सो मैग्नेटिक फील्ड इन वेलोसिटी टुवर्ड्स राइट, पाम हायर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, ये हायर पोटेंशियल पे, मतलब पॉजिटिव, और ये लोअर पोटेंशियल पे नेगेटिव। तो अब आप देखो 2R VR, Q and Q is at higher potential, yes, and Q is at higher potential. So this is the right answer for this particular question. 14th question number 14. So this is now question number next we have. तो ये क्वेश्चन जो है, इन अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ कैपेसिटर एंड अ जनरेटर विद एन अल्टरनेटिंग EMF, दिस VC and IC आर द वोल्टेज एंड करंट्स। करेक्ट फेजर डायग्राम फॉर सच सर्किट इज करेक्ट फेजर डायग्राम। अगर आप देखो ये प्योर कैपेसिटिव सर्किट है ना, क्योंकि ओनली कैपेसिटेंस लगा है, तो प्योर कैपेसिटिव। अगर प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स होते हैं तो करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90, करंट जो है पोटेंशियल को लीड करता है 90 से। अगर ये करंट है, ये पोटेंशियल है, तो VC, सो करंट लीड करता है पोटेंशियल को 90 डिग्री से इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स। अगर आप इन फेजर डायग्राम्स में देखो तो यहाँ करंट जो है पोटेंशियल से लैग करता है, तो ये हो नहीं सकता। यहाँ दे आर इन द सेम फेज, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप तीसरे ऑप्शन को देखोगे, करंट पोटेंशियल से अहेड है, यस, करंट इधर है और ये एंगल 90 डिग्री दिया है, सो करंट इज लीडिंग पोटेंशियल बाय 90 डिग्री, और यहाँ पे दे आर अपोजिट। सो दिस इज हाउ टू गो फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। प्योर कैपेसिटिव सर्किट्स में करंट ही लीड करती है पोटेंशियल से 90, सो उस पे आपको फेजर पहचानना था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, a 100 ohm resistance, a 0.5 microfarad capacitor and an inductor are connected in series across a 250 volt supply at a variable frequency.
calculate the value of inductance of inductor at which the resonance will occur. So resonance will occur given that the resonant frequency is this. So अगर आपका LCR सर्किट है और आपका जो है R जो है वो 100 ओम दिया गया है, 100 ओम दिया गया है, कैपेसिटेंस आपका 0.1 माइक्रोफैराड दिया गया है, तो आपको जो है इंडक्टर निकालना है. यू हैव टू कैलकुलेट अक्रॉस अ 250 वोल्ट सप्लाई. सो गिवन दैट द वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस ऑफ इंडक्टर एट व्हिच रेजोनेंस दिस गिवन दिस, तो आपको पता होना चाहिए जब भी ऐसा होता है तो एक्सएल जो है एक्सी के बराबर होता है, और एक्सएल एक्सी के बराबर मतलब ओमेगा एल ओमेगा सी के बराबर होता है. तो ओमेगा सी 1 by ओमेगा सी, सॉरी, XL is omega L and XC is 1 by omega C. It is 1 by omega C. तो ओमेगा स्क्वायर जो है, या अगर आप L देखोगे यहाँ L जो है वो आ जाएगा बराबर 1 by ओमेगा स्क्वायर इंटू C. खत्म. L हो गया 1 by ओमेगा हो गया 2 पाई न्यू का होल स्क्वायर इंटू C. तो L हो गया बराबर 1 by 4 पाई स्क्वायर न्यू स्क्वायर C. अब क्या प्रोवाइडेड नहीं है आपको? 4 यू नो, पाई यू नो, फ्रीक्वेंसी इज प्रोवाइडेड, कैपेसिटेंस इज प्रोवाइडेड. फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है और कैपेसिटेंस आपका 0.1 माइक्रोफैराड को फैराड में लाइए. यू विल गेट द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, एंड आई बिलीव दैट इसका आंसर जो है दैट इज 70.3 हेनरी इज द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. बहुत आसान है, किया जा सकता है. इट्स इन रीच. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. The phase difference between current and voltage in an AC circuit is this. Phase difference आपको provided है pi by 4. तो you are being provided with the phase difference and that phase difference is pi by 4. तो आपका phase difference जो है between current and voltage AC circuit में provided है. If the frequency of AC is this, then the phase difference is equivalent to the time difference of. Phase difference कितना time difference के बराबर है. तो बच्चों आपको पता होना चाहिए कि एक complete cycle में, in one complete cycle, एक complete cycle की अगर हम बात करें तो 2 पाई का जो फेज डिफरेंस है वो कितना टाइम पीरियड को लीड करता है? दैट इज 1 टाइम पीरियड. 2 पाई विल लीड टू 1 टाइम पीरियड. आपको फ्रीक्वेंसी प्रोवाइडेड है 50 हर्ट्ज, तो आपको पता होना चाहिए टाइम पीरियड इज 1 बाई फ्रीक्वेंसी. तो टाइम पीरियड आपका जो है 1 बाई 50 हो जाएगा. 1 बाई 50 अगर आप देखोगे ये हो जाएगा बच्चों आपका इट इज 1 बाई 5 इंटू 10⁻⁻1. तो बच्चों -1, तो 1 बाई 5 होता है बराबर 0.2 इंटू 10⁻⁻1 और ये हो जाएगा बराबर 0.02 ऐसा कुछ. सो अगर आप देखोगे 1 बाई 50 फ्रीक्वेंसी आपको प्रोवाइडेड है और 1 बाई 50 के हिसाब से 1 बाई 5 इट इज 10⁻⁻1 1 बाई 5, तो आप पॉइंट लेके 10 कर दोगे तो इट इज 0.2 इंटू 10⁻⁻1 0.02. तो ये है आपका टाइम पीरियड. तो टाइम पीरियड आपका एक साइकिल का है. तो 2 पाई लीड करता है फेज डिफरेंस एक टाइम पीरियड को, दैट इज 0.02 सेकेंड्स. अगर आप पाई फेज डिफरेंस तो देखोगे तो ये बनेगा 0.02 डिवाइडेड बाई 2 और पाई हो जाएगा बराबर 0.01. बट आपको पाई बाई 4 चाहिए, तो 4 यहां से भी डिवाइड करिए, 4 यहां से भी डिवाइड करिए, दैट विल बी योर आंसर. अब आपको उसको सॉल्व करना है. तो अगर आप देखोगे ये बना 1 बाई 4 इंटू 10⁻⁻2 है ना. तो 1 बाई 4 होता है बराबर 1 बाई 4 जो है इट इज 0.25. इट इज 0.25 इंटू 10⁻⁻2. अगर आप इसको 2.5 बना दोगे, अगर आप इसको 2.5 बनाओगे तो 2.5 इंटू 10⁻⁻3, that is millisecond. So 2.5 millisecond should be the answer. 2.5 millisecond is the answer of this question. तो बिल्कुल एक सिंपल लॉजिक के एक कंप्लीट फेज डिफरेंस जो है, एक कंप्लीट फेज डिफरेंस लीड करता है. 2 पाई का फेज डिफरेंस लीड करेगा एक टाइम पीरियड को. मैंने पहले टाइम पीरियड निकाला तो 2 पाई फेज डिफरेंस विल लीड टू 1 टाइम पीरियड. 2 पाई इज 1 टाइम पीरियड इज 0.02 और पाई से पाई बाई 4 का रास्ता आपने कैसे लिया, मुझे लगता है आपको चीजें समझ आए. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन एन एसी सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन बाय दिस इक्वेशन, द पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट इज. अगर आप वोल्टेज और करंट की इक्वेशन को देखेंगे, वोल्टेज एंड करंट में फेज डिफरेंस जो है फाई जो है वो है पाई बाई 3. पाई बाई 3 होता है बच्चों 60 डिग्री. हमें पावर डिसिपेटेड इन द सर्किट निकालना है, तो पावर डिसिपेटेड होता है बराबर इट इज ई नॉट आई नॉट डिवाइडेड बाई 2 इंटू कॉस ऑफ फाई, दैट्स फेज डिफरेंस. अब आप ई नॉट देख लीजिए, ई नॉट का वैल्यू पोटेंशियल दैट्स 100. ई नॉट, दिस इज ई नॉट हियर 100. आई नॉट अगर आप देखोगे दैट्स अगेन 100, तो ये 100 अगेन हो गया डिवाइड बाई 2. कॉस ऑफ 60 हो गया बच्चों 1/2. सो ये हो गया 50 और ये भी हो गया 50. 5 5 are 25, it's 2500. It is 2500. It is 2500 watt. 25 watt, 2.5 watt. मैंने कहीं गलत किया है? It's like that. So the power dissipated in the circuit is E naught I naught by 2,
एंड देन cos ऑफ 5, cos ऑफ 60 पाई बाई 360, यस cos ऑफ 60, हाँ ये यहाँ मिली है ना, यस जैसे मिली एम्पियर है ना, तो यहाँ 10⁻³ भी जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इट इज 2500 वॉट इंटू 10⁻³ देखिए 10⁻² चला जाएगा तो ये बनेगा 2.5 वॉट। तो यूनिट्स को आराम से देख लीजिए, तो ये मिली एम्पियर की वजह से सर इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। इन द फॉलोइंग एसी सर्किट द ईएमएफ ऑफ सोर्स इज दिस, आर इज दिस, एल इज दिस एंड फ्रीक्वेंसी इज वेरिएबल, देन द करंट एट फ्रीक्वेंसी f0 एंड f0 एंड f इन्फिनिटी पे आपको जो है करंट डिटरमाइन कर रहा है। देखो आप इस क्वेश्चन का ये देख लीजिए, एक्सएल हो गया ओमेगा एल, ओमेगा हो गया बच्चों 2 पाई न्यू इंटू एल, एक्सी अगर आप देखोगे वो हो गया 1 बाई ओमेगा सी, तो ये हो गया 1 बाई 2 पाई न्यू इंटू सी। अब आप आराम से क्वेश्चन में देखिए, पहले फ्रीक्वेंसी 0 है, जिस कि इसमें फ्रीक्वेंसी जब पहले 0 है तो यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, तो फ्रीक्वेंसी 0 पे ये इन्फिनिटी हो जाएगा। इन्फिनिटी मतलब ये इन्फिनाइट रेजिस्टेंस, ये ब्लॉक कर देगा सर्किट को, करंट नहीं चलेगी, तो उस वक्त करंट जो है वो 0 होगी, तो करंट जो है वो 0 हो जाएगा। अब फ्रीक्वेंसी इन्फिनाइट है दूसरे केस में, अब फ्रीक्वेंसी जब इन्फिनाइट है तो ये वाला केस इन्फिनाइट हो जाएगा, तो ये इन्फिनाइट होगा, और इन्फिनाइट मतलब ब्लॉक करना, तो करंट 0, चाहे फ्रीक्वेंसी सर्किट में 0 है या इन्फिनिटी है। एक बार इंडक्टर आपको ब्लॉक कर देगा, एक बार आपका कैपेसिटर ब्लॉक कर देगा, तो 0 0 शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मुझे लगता है आपको चीजें समझ आ रही है, तो मैं साथ साथ रिकॉर्डिंग देख रहा हूं, इसमें कभी कभी बैटरी में इशू आ जाता है। सो दिस इज हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज एट 220 वोल्ट इनपुट सप्लाई सप्लाई टू अ ट्रांसफार्मर, द आउटपुट सर्किट ड्राज अ करंट ऑफ दिस एम्पियर एट 440। देखो इनपुट मतलब ईपी दिया है 220 वोल्ट का, आराम से to a transformer. The output circuit draws a current of, तो I output circuit means secondary का करंट जो है वो 2 एम्पियर एट 440, सेकेंडरी का वोल्टेज जो है वो 440 वोल्ट का है, तो ये आपको समझ आना चाहिए। एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर है 80% मींस 80/100, ठीक है बच्चों। हमें क्या बोला गया था, करंट ड्रॉन बाय द प्राइमरी वाइंडिंग, तो आईपी हमें निकालना है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे निकालते हैं, आपको मास्टर इक्वेशन ES/EP ट्रांसफार्मर का NS/NP के बराबर होता है, टर्न्स रेशो, नीटा टाइम्स IP/IS होता है, सो दिस इज द फॉर्मूला। अब आपका नंबर ऑफ टर्न्स के साथ कुछ लेना देना नहीं, ES आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 440, ES आपको प्रोवाइडेड है 440, EP आपको प्रोवाइडेड है दैट इज 220, EP आपको प्रोवाइडेड है 220, नीटा आपको दिया है 80/100, IP आपको निकालना है, IP आपको निकालना है, IS उस बेचारे ने प्रोवाइड कर दिया और IS प्रोवाइड किया 2 के बराबर। तो बच्चों कहानी खत्म हो चुकी है, 0 0 कैंसिल, ये हुआ 2 जा, तो यहां पे भी आप देख लीजिए 1 0 खत्म, ये हो गया 2 4 जा 8, ये हो गया यहां 20 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू IP, तो IP हो गया 2.5, तो IP शुड बी 2.5 एम्पियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 2.5 एम्पियर जो है इसका चमक रहा है, दैट इज हाउ टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन था, बट इक्वेशन पता होनी चाहिए। A transformer is used to light 100 watt 110 वोल्ट, तो ये आउटपुट का है, तो आउटपुट का पावर आउटपुट इज 110 वॉट, और आउटपुट वोल्टेज दैट इज ES इज 110 वोल्ट, तो ये है फ्रॉम ए 220 मीन्स, तो प्राइमरी का वोल्टेज है 220, मुझे लगता है अब आपको समझ आ गया। तो प्राइमरी आउटपुट से क्या मिलेगा, प्राइमरी आउटपुट से प्राइमरी आउटपुट क्या है, ये सेकेंडरी आउटपुट हो गया सेकेंडरी वोल्टेज इंटू सेकेंडरी करंट। सेकेंडरी पावर दिया है 110, सेकेंडरी वोल्टेज दिया है 110, मतलब सेकेंडरी का करंट उसने दिया नहीं, आपने निकाला, दैट इज 110 दोनों है 110, यस 110। तो बच्चों ओ सॉरी 100 वॉट है, ये 100 वॉट, गलती हो जाती तबाही हो जाती। तो बच्चों ये है आपका 100 वॉट, इधर प्लीज ये है कैलकुलेशन में आपको ख्याल रखना है, ये 100 वॉट है, ये हो गया आपका वोल्टेज 110 और ये हो गया IS, तो 0 0 कैंसिल, तो IS सेकेंडरी का करंट 10/11 एम्पियर, सो दिस इज करंट, ये आ गया आपका सेकेंडरी का करंट। हमें निकालना क्या है, द करंट इफ द मेन करंट इज दिस, मेन करंट हो गया प्राइमरी का करंट भी बेचारे ने दिया है 0.5 एम्पियर, सारा डाटा एक्यूमुलेट हो गया इस वक्त एफिशिएंसी, तो बस ES/EP खत्म हो गया सर, NS/NP कोई लेना देना है ही नहीं, इज इक्वल नीटा टाइम्स IP/IS। तो बच्चों मुझे लगता है अब आप कर सकते हो, ये खत्म हो गया। तो नीटा आपको निकालना है, ये भी प्रोवाइडेड, ये भी प्रोवाइडेड, ये भी प्रोवाइडेड, ये भी प्रोवाइडेड, नीटा निकालो, इसका आंसर जो है अप्रॉक्सिमेटली 90% है, आराम से किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज इन एन LCR सर्किट L इज गिवन, C इज गिवन, R इज गिवन इन सीरीज, द रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है, तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कौन नहीं जानता, ओमेगा हो गया बराबर 1/√LC, तो L भी दिया है C भी दिया है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना बड़ी बात नहीं है, 500 शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, शायद 500 है, आपकी चेक कर लेना फिर भी, बट आंसर ये है कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है तो रेडियन पर सेकंड में चाहिए, तो इट इज 1/√LC, या अगर हमें फ्रीक्वेंसी चाहिए था
तो हम लिखते हैं 1/2 पाई रूट ऑफ LC शुड बी द आंसर, बट हमें ओमेगा निकालना था तो हमने इसको उड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज, इन एन LCR सीरीज सर्किट एन इंडक्टर 30 millihenry and resistor 1 ohm are connected to an AC source of angular frequency 300 radian per second. The value of capacitance for which the current leads the voltage by 45 degree is this 1 by x. We have to determine the value of x. तो बच्चों कहानी ये है कि अगर ये प्योर रेजिस्टिव होता तो I ये होता पोटेंशियल, अगर ये प्योर इंडक्टिव होता तो पोटेंशियल लीड्स करंट बाय 90, अगर ये प्योर कैपेसिटिव होता तो प्योर कैपेसिटिव में करंट लीड्स पोटेंशियल बाय 90। आपने वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच करंट लीड्स, तो वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस फॉर विच करंट लीड्स मतलब करंट लीड कर रहा है, तो मतलब ये कुछ आएगा, करंट लीड कर रहा है बाय 45 डिग्री। अगर करंट लीड कर रहा है 45 तो ये परपेंडिकुलर कितना हो गया, ये हुआ VC माइनस VL, क्योंकि VC ग्रेटर देन VL तभी तो करंट लीड करेगा। LCR सर्किट में सीरीज में तब करंट लीड करेगा जब VC ग्रेटर देन VL है, तो ये हुआ VC माइनस VL। अगर ये 80 है ये 30 है तो 80 माइनस 30, दैट्स व्हाई। अब आप देख लीजिए यहाँ पे tan ऑफ 45 आपका होना चाहिए बराबर, इट इज VR डिवाइडेड बाई नहीं इट इज सॉरी VC माइनस VL, tan होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, इट इज VC माइनस VL डिवाइडेड बाय VR। tan ऑफ 45 1 होता है, तो VR बच्चों होना चाहिए VC माइनस VR। VR हो गया बराबर IR, VC हो गया बराबर IXC, ये हुआ IXC माइनस IXL, क्योंकि ये सीरीज सर्किट है I थ्रोट सेम है, तो R हो गया बराबर XC माइनस XL, खत्म। आपको XC चाहिए, तो XC चाहिए तो ये हुआ R प्लस XL, या इसको इधर लाइए। तो बच्चों हमें जो है हमें निकालना है द वैल्यू ऑफ X, तो यहां से आपको R प्रोवाइडेड है, देखिए L प्रोवाइडेड है, सब कुछ प्रोवाइडेड है, देखिए L प्रोवाइडेड है आपको 30 मिली हेनरी, रेजिस्टेंस आपको 1 ओम प्रोवाइडेड है, तो वहां से XC आएगा और XC इज 1 बाई ओमेगा C, ओमेगा जो है आपको 300 दिया। सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। होप इसका जो की में मेंशनड आंसर होगा, बट दिस इज द वे टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको मिल जाएगा, सो यू विल गेट दिस आंसर। शायद इसका ऑप्शन जो है दैट इज सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। उसके बाद the impedance of a series circuit consists of 3 ohm resistance and 4 ohm reactance. The power factor, the impedance of a circuit consists of 3 ohm and 4 ohm reactance. The power factor of the circuit is, देखो यार पावर फैक्टर अगर आप देखोगे इन टर्म्स में R बाई Z होता है। R उसने प्रोवाइड किया है रेजिस्टेंस 3 ohm, और इंपीडेंस आप जानते हो इट इज R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर, ठीक है X स्क्वायर। तो बच्चों cos ऑफ फाई हो गया बराबर 3 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर हो गया बच्चों, इट इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो ये हो गया 3 डिवाइडेड बाई, ये हुआ 9 प्लस 16 25, तो ये हुआ 5, तो बच्चों इट इज 3/5, 3/5 होता है 0.6, तो पावर फैक्टर जो है cos फाई, दैट्स व्हाट्स पावर फैक्टर, दैट इज 0.6 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका, in an AC circuit an inductor and a capacitor and a resistor are connected in series with XL x equal to XC the impedance of the circuit। देखो यार इंपीडेंस अगर आप जानते हो ये होता है R स्क्वायर प्लस, चाहे ये XL माइनस XC का होल स्क्वायर हो या XC माइनस XL, डिपेंड करेगा ये कैपेसिटिव LCR है या इंडक्टिव LCR। अगर कैपेसिटिव है तो XC माइनस XL, अगर इंडक्टिव XL माइनस XC। फिलहाल आपका XL XC बराबर है R के, तो ये भी R माइनस ये भी R, तो ये 0 स्क्वायर खत्म हो गया, तो Z बचा रूट ऑफ R स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट विल कैंसिल, Z R के बराबर है। सो आई बिलीव दैट बहुत आसान है, आराम से किया जा सकता है। उसके बाद ये तो बहुत कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन है, सब बच्चों को आता है, लेंजेस लॉ पे बेस्ड। हमें एक्सेलरेशन मैग्नेट का बोलना है, जब मैग्नेट नीचे आएगा तो इसमें मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा, बिलाल इसमें सेल्स है, हाँ चेंज हो गई थी भी। तो अब इसमें जो कहानी है वो ये है कि मैग्नेट नजदीक आएगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, तो करंट उस सेंस का कि अपोज करेगा काज को। काज ये है कि मैग्नेट का नजदीक आना, तो ये मैग्नेट को दूर भगाने की कोशिश करेगा। अगर फ्री फॉल होता था एक्सेलरेशन है, बट इसको ऊपर की तरफ एक फोर्स लगेगा, तो इट विल फॉल विद एन एक्सेलरेशन लेस देन g। सो एक्सेलरेशन शुड बी लेस देन g व्हेन इट इज अबव एंड मूविंग डाउनवर्ड्स, सो इट शुड बी लेस देन g। सो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये ग्रेटर इक्वल नहीं होगा, फ्री फॉल में चीजें एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से फॉल करती है, बट अगर आप ऊपर की तरफ, जब ये ऊपर से नीचे गिरेगा तो ये भगाना ऊपर चाहेगा, तो एक्सेलरेशन घटा, और जब ये नीचे से भागेगा तो वो फिर से वापस खींचेगा, तो एक्सेलरेशन फिर से घटेगा लेस देन g इन बोथ केसेस, चाहे ऊपर से गिरे या नीचे से भागे। ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एग्जिस्ट्स इन द रीजन, तो मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोवाइडेड इज अ वेक्टर, इट इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। अ रॉड ऑफ लेंथ L इक्वल 3 मीटर, लेंथ इज 3 मीटर प्लेस्ड अलोंग y एक्सिस, तो 3j कैप, y एक्सिस मतलब ये होता है j कैप इज मूव्ड अलोंग z एक्सिस with speed this, so speed is equal to बच्चों, speed is equal to मीटर k कैप मीटर पर सेकंड, ये है बच्चों। हमें निकालना इंड्यूस्ड EMF। EMF जो है वो BLV होता है, इट इज BLV।
सब परपेंडिकुलर है, ये जे है, ये के है, और यहां पे आपको देखना है बीएलवी के हिसाब से। मैं आपको बोल दूं एक्चुअल इक्वेशन तो बी एल क्रॉस बी, इट्स बी एल क्रॉस बी, ठीक है, एल क्रॉस बी के बराबर, इट इज बी एल वी साइन थीटा, बी एल क्रॉस बी होता है इसका जो फॉर्मूला। तो बच्चों अगर आप देखोगे बी एल क्रॉस बी के हिसाब से ईएमएफ बी आपको दिया है दैट्स 3 आई कैप, प्लस हो गया ये बच्चों 4 जे कैप, प्लस ये हो गया बराबर 5 के कैप, और इसको मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना है एल क्रॉस बी, एल कितना है आपको दैट इज 3 जे कैप, और इसको क्रॉस प्रोडक्ट करना है आपको 2 के कैप के साथ। तो बच्चों यहां पे अब क्रॉस प्रोडक्ट में आप जानते हो नेमोनिक, इट इज आई कैप, इट इज जे कैप एंड दिस इज के कैप, ठीक है। आपको करना है जे क्रॉस के, तो जे क्रॉस के मतलब ये, जे क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब पॉजिटिव होता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव, तो ये आ जाएगा जे क्रॉस के जो है, जे क्रॉस के लीड करेगा प्लस आई कैप को, ये आई कैप लीड करेगा, तो ये हो गया 6 आई कैप, तो ईएमएफ हो गया बराबर 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 5 के कैप, मल्टीप्लाई करना है इसको 3 टू 6 आई कैप के साथ। अब डॉट में ये प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन मींस डॉट प्रोडक्ट, आई का आई के साथ होगा, ये दो खत्म हो जाएंगे, तो आई डॉट आई इज 1 एंड 6 3 18, 18 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो 18 वोल्ट जो है इसका बिल्कुल सही आंसर है, अच्छा क्वेश्चन था। इन एन एसी सर्किट द ईएमएफ एंड करंट एट एन इंस्टेंट आर गिवन बाय ई नॉट, ये है, आई नॉट ये, फेज डिफरेंस 5 है, क्योंकि यहां पे आप देख लीजिए फेज डिफरेंस इज 5। द एवरेज पावर इन द सर्किट इन वन साइकिल, तो पावर एवरेज होता है बच्चों इट इज ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस ऑफ 5, तो यहां आई आर एम एस वाई आर एम एस नहीं है, तो आप जानते हो ये होता है ई नॉट बाई रूट 2, और वो भी आई नॉट बाई रूट 2 रूट 2 रूट 2 होता है, ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस ऑफ 5 शुड बी द आंसर। तो सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये फॉर्मूला ही था ई नॉट आई नॉट बाई 2 कॉस 5 जब आप पीक वैल्यूज की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, तो सर्कुलर लूप इस मैग्नेटिक फील्ड में इतने टेस्ला में विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड पे गिर रहा है ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन, तो ये है मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग एट दिस, श्रिंकिंग का क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, रेडियस जो है डी आर बाई डी टी ये श्रिंक हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड इज कांस्टेंट बट रेडियस इसका कम हो रहा है, श्रिंक हो रहा है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द लूप, तो ईएमएफ आएगा क्योंकि रेडियस बदल रहा है, एरिया बदल रहा है, तो फ्लक्स ईएमएफ आएगा, और ईएमएफ होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के हिसाब से ये डी बाई डी टी हो गया बी ए, और अब जो है मैग्नेटिक फील्ड इस केस में कांस्टेंट है, अगर चेंज हो रहा है तो वो रेडियस हो रहा है, तो ये हो गया बच्चों ईएमएफ हो गया बी, बी का वैल्यू उसने प्रोवाइड किया 0.025, उसके बाद पाई जो है वो बाहर आएगा, पाई होता है 3.14, 3 पॉइंट बच्चों 14 डी बाई दिस, तो आपको पता होना चाहिए ये हो गया ट्वाइस ऑफ आर, और अपना हो गया डी आर बाई डी टी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट वेरिएबल्स इंटरनल डिफरेंशिएशन इज मस्ट, ये हो गया 0.025 इंटू 3.14, या 3.14 मत लिखो, पाई में आंसर है, तो बच्चों आप चाहो तो पाई में ही लिख सकते हो इसको, तो मैं यहाँ साफ कर दूं, ये पाई ही रख सकते हो आप, कोई मसला नहीं, ये भी पाई लिख सकते हो, तो ये हो गया पाई, ये हो गया ट्वाइस ऑफ आर, रेडियस कितना है इस कॉइल का, इस लूप का रेडियस कितना है इन दिस व्हेन इट्स प्लेन्स परपेंडिकुलर द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट्स श्रिंकिंग एट 1 मिलीमीटर पर सेकंड, द इंड्यूस्ड ईएमएफ ट्वाइस ऑफ a circular loop is in a magnetic field this with this plane perpendicular to the loop, the radius of the starts shrinking at 1 millimeter per second, the induced EMF of the loop radius दिया है 2 सेंटीमीटर, तो बच्चों ये हो गया 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 × 10⁻², और डी आर बाई डी टी श्रिंकिंग रेट दिया 1 मिलीमीटर पर सेकंड, तो इट्स 1 मिलीमीटर हो गया 10⁻³ पर सेकंड, तो डी आर बाई डी टी। आप इसको सॉल्व करिए, बहुत आसान है, ये सारा कट जाएगा, तो ईएमएफ आ जाएगा बराबर इट इज पाई माइक्रो वोल्ट, पाई माइक्रो वोल्ट इज द आंसर, क्योंकि यहाँ 10⁻⁶ बचेगा, तो ये सारा जो है 25 चुके हो गया 100, तो 100 जो है इधर कट जाएगा, और फिर आपका जो है इक्वेशन अकॉर्डिंगली असेंबल होकर 10⁻⁶ में आंसर आएगा, तो पाई माइक्रो वोल्ट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद द कोर ऑफ अ ट्रांसफार्मर इज लैमिनेटेड बिकॉज, तो ये एक थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, जो ट्रांसफार्मर का कोर है वो आयरन का बना होता है, और वो आप जानते हो कि कोर में वैरिंग मैग्नेटिक फील्ड होता है, वैरिंग फ्लक्स होता है, वैरिंग फ्लक्स से जो है छोटी छोटी करंट्स जो है डेवलप होती है, दैट कॉल्ड एज इडी करंट्स और फोकाल्ट करंट्स, और अगर वो करंट्स चले तो कोर हीटअप होकर कॉइल को जला सकता है, इसीलिए हम जो है कोर को लेमिनेट करते हैं, स्लाइसेस में ब्रेक करते हैं उसको, और फिर हर स्लाइस में एक पॉलिश ब्लैक इंसुलेटेड पॉलिश लगा देते हैं, सो दैट करंट्स फर्दर प्रोपिगेट ना हो जाए, तो करंट्स की लिंक ब्रेक हो जाए, जब करंट नहीं चलेगी हीटिंग नहीं होगा, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग नहीं होगा, और हमारा ट्रांसफार्मर बच जाएगा। सो दैट इज रिजल्टिंग रस्टिंग वोल्टेज, एनर्जी लॉस ड्यू टू, यस, एनर्जी लॉस ड्यू टू ईडी करंट्स में बी मिनिमाइज्ड, दिस इज व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये है बच्चे लेमिनेटेड कोर का मतलब,
आपका ईडी करंट कम करना। उसके बाद इन केस ऑफ एन इंडक्टर, यार हम पीछे क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, प्योर इंडक्टर में वोल्टेज लीड करता है करंट को 90 से, वोल्टेज लीड्स करंट बाय 90। अगर एक कैपेसिटर होता तो करंट लीड्स वोल्टेज बाय 90। तो ये एक आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज 800 turn coil of effective area. This is kept perpendicular to a magnetic field of this. When the plane of the coil is rotated around any of its coplanar axis in this time, the induced EMF in the coil is. तो आप initial flux निकालिए, flux होता है BA cos theta। तो मान लीजिए इनिशियली जो है आपका मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में है, तो कॉस ऑफ जीरो के हिसाब से इनिशियल फ्लक्स जो होगा, इनिशियल फ्लक्स दैट्स बी। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है बच्चों आपका 5 × 10⁻⁵ हो गया, 5 × 10⁻⁵ हो गया। एरिया ऑफ द लूप जो है वो 0.05 हो गया, 0.05, कॉस ऑफ जीरो हो गया 1। अब कहानी ये है, ये हो गया इनिशियल फ्लक्स, इक्वेशन नंबर 1, इसको सॉल्व किया जा सकता है। फाइनली आपने 90 डिग्री से रोटेट किया, तो मैग्नेटिक फील्ड 5 × 10⁻⁵ हो गया, एरिया 0.05 हो गया, एंड कॉस ऑफ 90 डिग्री, कॉस ऑफ 90 डिग्री हो गया बच्चों 0, कॉस ऑफ 90 डिग्री 0, कॉस ऑफ 90 0, तो ये खत्म हो गया 0। तो अब आपको चाहिए इंड्यूस्ड ईएमएफ। ईएमएफ होता है चेंज इन फ्लक्स बाय टाइम, चेंज इन टाइम। चेंज इन फ्लक्स हो गया फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल आप जो है 0 माइनस दिस, तो ये हुआ 5 × 10⁻⁵ इंटू 0.05 डिवाइड बाय टाइम है 0.1। सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल गेट द आंसर। सो दैट इज चेंज इन फ्लक्स, एंड आपको एग्जैक्टली आंसर जो मिल जाएगा। बहुत आसान है, समझ आना चाहिए। इफ द, और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां आपको नंबर ऑफ टर्न्स जो है वो 800 है, तो नंबर ऑफ टर्न्स जो है यहां मल्टीप्लाई करना, आपको 800 मल्टीप्लाई करना, आपको जो है इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है दैट इज दिस वन। इफ वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, आपका अल्टरनेटिंग करंट का इक्वेशन जो है 220 sin of 100πt प्रोवाइडेड है, देन द टाइम टेकन बाय करंट टू राइज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम फर्स्ट टाइम, 0 टू मैक्सिमम फर्स्ट टाइम, 0 टू मैक्सिमम फर्स्ट टाइम हो गया T/4। तो ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। ये हो गया ओमेगा, ओमेगा हो गया बराबर 100π, ओमेगा है खुद बराबर 2π/t इज इक्वल टू 100π। तो बच्चों ये टी कैंसिल आउट हुआ, टी ऊपर जाएगा तो ये बना 1/100। अगर ये 1/100 बना टाइम पीरियड, तो आप जानते हो ये साइन वेव है, साइन वेव का ये टाइम पीरियड होता है टी, आधा हो गया T/2, ये हो गया T/4। तो अगर आप T/4 के हिसाब से देखोगे तो ये हो गया बराबर 1/400। 1/400 को आप देख लीजिए, ये हो गया बराबर 0.25 इंटू 10⁻⁻²। तो अकॉर्डिंगली 2 जो भी है मिली सेकंड में आ जाएगा। 1/4 होता है 0.25, तो 100π के हिसाब से आई नॉट द टाइम टेकन बाय द करंट राइज फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम फर्स्ट टाइम। बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके से आप करेंगे। आपका जो है टी मैंने ठीक है, टी इज इक्वल टू 1/50। देखो यहाँ पे गलत किया था, तो जज्बाती नहीं होना चाहिए, 1/50 है। ये 1/50 है तो मल्टीप्लाइड बाई T/4, ये T/4 होना चाहिए, तो ये हुआ 1/50 200। 1/200 अगर आप देखोगे तो 0.5, तो 0.5 इंटू 10⁻⁻², तो 5 मिली सेकंड के जो है बराबर आंसर आना चाहिए। थोड़ा सा कैलकुलेशन एरर हो गया। तो उसके बाद इफ ए कॉइल ऑफ रेजिस्टेंस दिस करंट इज चेंजिंग एट द रेट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स चेंज जो है हमें निकालना है। फिलहाल ये आईटी ग्राफ का एरिया जो है वो हमें चार्ज देगा। चार्ज होता है हाफ ऑफ बेस इंटू अल्टीट्यूड। आईटी ग्राफ का एरिया जो है बच्चों वो चार्ज देता है, और इसका एरिया जो है आईटी ग्राफ का एरिया चार्ज देगा। इट इज हाफ ऑफ बेस जो है 0.5, अल्टीट्यूड जो है इसका 10 है। ये हुआ 5 एंड ये हुआ 2.5। अगर ये 2.5 कूलम का चार्ज, हमें चेंज इन फ्लक्स निकालना, तो आपको पता होना चाहिए ईएमएफ होता है dϕ/dt, और ईएमएफ होता है करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट होता है dq/dt, dq/dt इंटू रेजिस्टेंस। याद रखने का तरीका, तो चेंज इन फ्लक्स अगर आप याद करके बैठो तो R इंटू चार्ज फ्लो। तो चेंज इन फ्लक्स हो गया बराबर बच्चों, चेंज इन फ्लक्स R इज प्रोवाइडेड एट 100 ओम, और चार्ज के साथ साथ चार्ज जो है आपने वो निकाला 2.5 इंटू 100, तो ये हुआ 250 वेबर शुड बी द चेंज इन फ्लक्स। 250 वेबर इज द चेंज इन फ्लक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज सीरीज LCR सर्किट। R is this, L is this, C is this, is connected across an AC supply of this having variable that frequency. The power dissipated at resonance. तो अब रेजोनेंस आ गया, तो यार डीसी सर्किट के फॉर्मूलाज वैल्यूड है, पावर इज इक्वल V²। रेजोनेंस के वक्त ये प्योर रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। तो V² उसने प्रोवाइड किया है 250 और डिवाइडेड बाय R आपको प्रोवाइडेड है 5 है। तो ये हुआ 5 5 और ये 50 हो गया, 5 5 25 50, और अब आप इसको मल्टीप्लाई करिए, यू विल गेट द आंसर। तो ये हुआ 125 इंटू 10⁻³
वॉट, 125 इंटू 10⁻³ वाट, तो यहाँ पे 125 होना चाहिए, 10⁻³ नहीं सॉरी 125 इंटू 10⁻², सॉरी, तो ये होना चाहिए 125 क्योंकि 10⁻² पहले ही, 125 शुड बी द आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज a conducting wire frame ABCD is moving parallel to infinite long wire carrying current I, both wire and frame are in the same phase as the plane। तो हमें निकालना उसमें करंट कैसे हो। देखो जब ये लूप भाग जाएगा तो पहले ही इसका करंट ऊपर जा रहा है, तो करंट अगर ये है तो दिस इज द कर्ल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अब जब ये लूप भागेगा, सीधी सी बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर से आप जितना दूर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड कम होना स्टार्ट होगा, बिकॉज इनवर्स रिलेशन है, जितना आप करंट कैरिंग कंडक्टर से दूर भागेंगे उतना मैग्नेटिक फील्ड फॉल करेगा। अब जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ आएगा, क्लोज्ड सर्किट है तो करंट चलेगी। अब करंट ऐसी होगी कि रीजन क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का गिरना, तो ये क्लॉकवाइज करंट भगाएगा, क्लॉकवाइज करंट भगाएगा, जब क्लॉकवाइज करंट भगाएगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का बढ़ना जो है क्लॉकवाइज करंट जो है शुड बी द आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। सो क्लॉकवाइज करंट विल इंड्यूस इन द फ्रेम, इसमें जो है क्लॉकवाइज करंट चलेगी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का घटना रीजन था, मैग्नेटिक फील्ड का जो घटना है वो रीजन था। अब मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाया जाएगा एज पर व्हाट वी कॉल एज लेंज़ेस लॉ। लेंज़ेस लॉ के हिसाब से जो है, लेंज़ेस लॉ के हिसाब से बिल्कुल रिकॉर्डिंग हो रही है, तो ये है आपका इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है, इन द ब्रांच AB ऑफ अ सर्किट एज शोन द दिस I जो करंट है दैट इज 2t+4 एम्पियर, तो ये है करंट इन द सर्किट एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, इट इज वेरी मच क्लियर क्योंकि 2t+4 व्हेन t इज टाइम इन सेकंड एट t = 0, अगर आप टाइम यहां 0 ड्रॉप करोगे तो करंट जो है वो 4 एम्पियर के बराबर क्योंकि t = 0 हो गया, तो एट t = 0 VA-VB, तो आपको VA-VB निकालना है। सो दिस द क्वेश्चन, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है बच्चों। अब इसमें ये कहानी है कि करंट चेंजिंग सेंस की है, टाइम चेंज के साथ हो रही है, तो ये इंडक्टर जो है इसमें EMF बनेगा बराबर LdI/dt, आपने पढ़ा होगा। L कितना दिया है 1 हेनरी और di/dt हो गया इसका डिफरेंशिएशन, तो d/dt ऑफ व्हाट, इट इज 2t/4। तो बच्चों यहां पे हो गया EMF इज इक्वल, ये डिफरेंशिएशन 2 बाहर आएगा, dt कैंसल आउट, और ये हो गया सीधे 2 वोल्ट, तो मतलब इंडक्टर एक 2 वोल्ट सोर्स की तरह बिहेव करेगा। अगर 2 वोल्ट सोर्स की तरह बिहेव करेगा, करंट इंक्रीजिंग सेंस का है, करंट इंक्रीजिंग सेंस का है, तो आपका सर्किट जो है वो बिहेव ऐसे करेगा कि करंट इंक्रीजिंग सेंस का है क्योंकि 2t+4 है, तो ये डिक्रीज करना चाहेगा क्योंकि करंट वहां से आ रहा है, तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव इसलिए क्योंकि वो करंट उधर भेजेगा, इस करंट को डिक्रीज करेगा, सो पोलैरिटी इज मस्ट, और फिर यहां पे एक रेजिस्टर लगा है, तो इस पॉइंट का नाम B है, इस पॉइंट का नाम A है, ये है 3 ओम का रेजिस्टर, ये है करंट का सेंस, और फिर ये EMF जो है वो हम निकाला 2 वोल्ट के बराबर है, 2 वोल्ट के बराबर है, और इसको दिया गया है वहीं से 10 वोल्ट। अगर आप देखोगे ये प्लस है, ये माइनस है, ये माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस कैसे पता चला, ये तो पता था, ये पता ऐसे चला कि करंट इंक्रीजिंग सेंस का और लेंस क्या था, ये डिक्रीज करेगा, इफेक्ट ऑलवेज अपोजिट द का, करंट वहां से आ रही है मेरे बच्चों, तो करंट रजिस्टर में जब चलती है इट ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई टू लो पोटेंशियल, तो ये एंड पॉजिटिव हो गए, ये एंड नेगेटिव हो गया, तो सारे कन्वेंशन आ गए। VA-VB जो मेरा तरीका है, VA-VB आप यहां से यहां आ रहे, जो पहला साइन मिले वही लिखो, तो प्लस लिखो, I × R, I कितना है, उस वक्त जो करंट चल रही है वो 4 एम्पियर है t0 पे, 4 3 हो गया 12, तो +12, उसके बाद यहां फिर से एक साइन आया प्लस, तो प्लस हो गया 2, फिर ये साइन आ गया माइनस, तो -10, ये हो गया 14 -10, 4 वोल्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक ब्यूटीफुल तरीका है जिससे मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूं, तो 4 वोल्ट जो है इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट आंसर होना चाहिए। तो ये अगर आप सीख गए कि ये पोलैरिटी एस्टैब्लिश कैसे करते हैं, तो मुझे नहीं लगता ऐसे क्वेश्चन आपको कभी डराएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका जो है, इन द सीरीज गिवन LCR सर्किट V0 विल बी, तो गिवन LCR सर्किट में V0 निकालना है, ये V0 आपको निकालना है, वो बाद में निकालेंगे, सबसे पहले आप देख लो कि करंट कोई भी होता है ना वो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस होता है, वो हम बाद में देख लेंगे, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, इक्विवेलेंट जो है पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं। तो बच्चों अगर आप फेजर के हिसाब से चलोगे, अगर प्योर रेजिस्टिव की बात करें, ये होता I और ये होता है VR, मतलब पोटेंशियल इस पे प्योर रेजिस्टिव का जो है वो 100 वोल्ट है, तो मैं यहां लिखूं 100 वोल्ट। प्योर इंडक्टर में 90 डिग्री लीड होता है, इंडक्टर का वोल्टेज दिया है 60, तो ये हो गया 60 वोल्ट VL, और ये दिया है 30 वोल्ट, तो ये हो गया 30 वोल्ट। अब मुझे बोलो 60 में से 30 होता है 30 वोल्ट, तो बच्चों यहां की तरफ बचा 30 वोल्ट। अब इन दो का रिजल्टेंट खत्म, 30 और 100 जो है आपका 30 और 100 है ना, 60 में से 30 हो गया 100 वोल्ट, 60 वोल्ट, और अब इनका रिजल्टेंट
रिजल्टेंट इनका किसके बराबर होगा? दैट विल बी 100 वोल्ट का स्क्वायर, 100 वोल्ट का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 100 वोल्ट का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। हमें वी नॉट निकालना, तो हमारा जो है वी आ जाएगा। वी विल कैलकुलेट आउट ऑफ हियर जो नेट पोटेंशियल आ जाएगा, वो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब जब नेट पोटेंशियल आया, तो नेट पोटेंशियल अगर आप देखोगे इन द गिवन एलसीआर सर्किट वी नॉट विल बी, तो यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंगली। नेट पोटेंशियल कैसे निकालोगे आप इसमें? तो मैं पहले इसकी की चेक करता हूं। यू हैव टू कैलकुलेट द नेट पोटेंशियल इन दिस पर्टिकुलर सर्किट। इसका नेट पोटेंशियल जो है वो आ जाएगा आपका वी नॉट बाई रूट टू, है ना, वी आर एम एस। तो पहले वी नॉट आ गया आपका, तो बच्चों आपका जो है वी नॉट कैलकुलेट करना है। वी नॉट कैलकुलेट करना है, पहले आप वी निकालो। जब आप वी निकालोगे तो फिर आप जानते हो कि वी आर एम एस हो गया बराबर वी नॉट बाई रूट टू। तो अब आपको वी नॉट निकालना है क्योंकि ये वैल्यू सारे आर एम एस में है, तो वी नॉट आ जाएगा बराबर वी आर एम एस इंटू रूट टू। अगर आप ये सॉल्व करोगे, ये 50 के बराबर आता है, तो ये आएगा 50 रूट टू वोल्ट शुड बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यू जस्ट सॉल्व दिस इक्वेशन हियर, यहां पे आप इसको सॉल्व करिए, यू विल गेट द आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। उसके बाद जो है बच्चों आपका नेक्स्ट, इफ ए एंड बी डिनोट द हाफ पावर पॉइंट्स देन बैंडविड्थ एट क्वालिटी फैक्टर। तो बैंडविड्थ क्या होता है? बैंडविड्थ होता है डिफरेंस ऑफ अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर फ्रीक्वेंसी। तो बैंडविड्थ हो गया बराबर अपर फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज पे। तो ये हो गया अपर फ्रीक्वेंसी, ये हो गया दिस 64 माइनस 36। 64 माइनस 36 अगर आप देखोगे दैट विल बी 28, वो 28 के बराबर है। तो पहले पार्ट में 28 सब में, तो बैंडविड्थ आ गया। अब आपको क्वालिटी फैक्टर होता है बराबर दैट इज दिस ओमेगा नॉट डिवाइडेड बाय द बैंडविड्थ। ओमेगा नॉट कितना है? तो क्वालिटी फैक्टर आपका जो है ओमेगा नॉट दिया 48 और बैंडविड्थ आपने निकाला 28। अगर आप देखोगे इट इज 4 7 जा 28, 4 12 जा इट इज 12/7। तो हमारा आंसर होना चाहिए 28/12/7। दिस इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज फाइंड द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट ग्राफिकली फ्रॉम t इक्वल 0 टू t इक्वल। एवरेज निकालेंगे तब ये IT ग्राफ है। इसका एरिया हमें चार्ज देगा। चार्ज हो गया हाफ ऑफ बेस हो गया 2 और अल्टीट्यूड हो गया 10। तो ये और ये कैंसिल, चार्ज हो गया 10 कूलम। अब चार्ज जब 10 कूलम हो गया तो एवरेज करंट इज टोटल चार्ज बाय टोटल टाइम। टोटल चार्ज 10 डिवाइड बाय टोटल टाइम, 2 5 जा, सो 5 एम्पियर का करंट इस सर्किट में चलेगा। 5 एम्पियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। उसके बाद इन द एलसीआर सर्किट एज शोन द फिगर द वोल्टमीटर एंड एमीमीटर रीडिंग्स आर। देखो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे VL जो है वो VC के बराबर है, तो ये प्योर रेजोनेंस में। अगर ये प्योर रेजोनेंस में, सो इट विल एक्ट एज अ रेजिस्टिव सर्किट। ये एक रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा। जब ये रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा तो बच्चों आपका करंट जो है वो पोटेंशियल बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल हो गया बराबर 100 और रेजिस्टेंस रजिस्टर की दैट इज 50, तो मतलब 2 एम्पियर की करंट। तो एमीमीटर मेजर करेगा 2 एम्पियर, ये 2 एम्पियर मेजर करेगा। अब जब ये 2 मेजर करेगा तो 2 इंटू आर इट्स 100, तो ये 100 वोल्ट सोर्स कंज्यूम करेगा। तो ये 100 वोल्ट आपको 2 and 100 शुड बी द आंसर, या 100 and 2 शुड बी द आंसर। 100 वोल्ट एंड 2 एम्पियर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है बट इट इज रेजोनेंस के वक्त ऐसा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज टू सोलेनॉइड्स ऑफ इक्वल नंबर ऑफ टर्न्स हैव देयर लेंथ्स एंड रेडियस इन द रेशियो दिस। लेंथ्स का रेशियो मतलब L1/L2 का रेशियो जो है 1/2 है और रेडियसेस का रेशियो R1/R2B है 1/2 इन द सेम रेशियो। द रेशियो ऑफ देयर सेल्फ इंडक्टेंस, देखो L होता है बराबर μ0 n² A/L, ये है आपका फॉर्मूला। अब यहां पे आपका रेडियस यहां आ जाएगा और लेंथ यहां आएगा, तो L का डिपेंडेंसी आएगा बराबर इट इज R² बाई इट इज L, क्योंकि πr² के हिसाब से ये बनी फॉर्मूला। अब आप आराम से ड्रॉप करिए, L1/L2 इज इक्वल, तो L के साथ इनवर्स हो गया, तो ये हो गया L2/L1 और ये हो गया R1/R2 का होल स्क्वायर। सॉल्व दिस क्वेश्चन, यू विल गेट 1/2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत आसान है, L2/L1 रिवर्स करिए उसका, 1/2 इज द आंसर क्योंकि उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज as a result of change in magnetic flux linked to the closed loop shown in the figure, an EMF E volt is induced in the loop. The work done in joule in taking a charge q coulomb along the loop is, तो हमें पता होना चाहिए पोटेंशियल होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज और वर्क डन होता है बराबर चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो वर्क जो करना पड़ेगा दैट इज क्यू इनटू वी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने पढ़ा होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज द इंडक्टेंस बिटवीन ए एंड डी। ए एंड डी में इंडक्टेंस क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए पॉइंट पोटेंशियल टेक्निक। अगर इस पॉइंट का पोटेंशियल V1 है तो ये एंड V1 हो गया, ये शॉर्ट करके इधर जाएगा, V1 इधर V1 इधर। तो हम पॉइंट्स को पोटेंशियल देखते हैं और वायर्स रेजिस्टेंस लेस हम मान के चलते हैं और ये पोटेंशियल को कैरी करता है। इस पॉइंट का पोटेंशियल V2, ये एंड V2 ये वायर शॉर्ट करके V2 ले जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2 ही पोटेंशियल्स है, एक का नाम V1 है और दूसरे का नाम V2। ये V1 V2 में एक इंडक्टर है, ये V1 V2 में एक 3 हेनरी इंडक्टर है, ये भी V1 V2 में एक इंडक्टर है, V1 V2 में एक इंडक्टर है दैट इज 3 हेनरी, और लास्ट में और एक V1 V3 में और वो भी जो है दैट इज 3 हेनरी। अब कहानी ये है बच्चों, ये हेनरी है,
अब पैरेलल ही होता है रजिस्टर की तरह, तो यहां पे 1/L इक्वलेंट जो होता है दैट इज 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, तो ये हो गया 3/3, 3/3 हो गया 1 हेनरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विच इज नथिंग बट ऑप्शन नंबर 4। तो इंडक्टर जब पैरेलल में होते हैं तो बिल्कुल रेजिस्टर्स की तरह बिहेव करते हैं, जबकि कैपेसिटर्स डिफरेंटली बिहेव करते हैं। उसके बाद कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स, देखो यार कोएफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है म्यू नॉट N1 N2 A/L, तो इट डिपेंड्स ऑन एवरीथिंग। म्यूचुअल इंडक्टेंस डिपेंड करता है नंबर ऑफ टर्न्स पे, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, ये एरिया पे, लेंथ पे, नंबर ऑफ टर्न्स पे, और आप कैसे कॉइल्स को ओरिएंट करेंगे, जिसको आप कपलिंग कहते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग। तो इट डिपेंड्स ऑन मीडियम बिटवीन द कॉइल्स, इट डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस बिटवीन द कॉइल्स, क्लोज कितनी है तो उतना ज्यादा म्यूचुअल इंडक्टेंस होगा, ओरिएंटेशन ऑफ कॉइल्स, ऑल ऑफ दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So this completes the interaction for this particular paper. Allah bless you all. Hope आपको ये समझ आया हो। तो बैठिए खुदा के हवाले।